नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड के अंदर। जिस तरह से आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि हमने किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे मैंने बात की थी और साथ ही साथ मैंने आपको 2 फैक्टर बताए थे जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को फटाफट से देखो। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें मैंने 2 फैक्टर पर डिस्कशन किया है जिसके थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है और किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है। मैंने इस पर डिस्कशन किया है पूरा का पूरा, ताकि फटाफट देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो आज का ये एपिसोड होने वाला है उसी वीडियो का एक पार्ट मान सकते हो, उसी वीडियो का पार्ट 2 मान सकते हो। जैसे मैंने उस वीडियो में लास्ट में बताया कि टू बी कनेक्टेड, तो उस वीडियो का यही मीन था कि इस वीडियो का पार्ट 2 निकलेगा। ठीक है, तो यह वही पार्ट 2 है जिसके अंदर हम फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हमें इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को क्यों मिलती है। जो डाटा था मैंने वो उस वीडियो में बता दिया है, ठीक है, और 2 फैक्टर भी मैंने बता दिए हैं। अब आगे के हम फैक्टर्स को जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा का पूरा डिटेल मैंने स्टडी करके मैं लाया हूँ आपके सामने। पूरे पॉइंट्स मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा, एकदम इतना ज़्यादा ईजी वे के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बताऊँगा, एक छोटे से बच्चे से लेके एक पूरा बड़े से बड़ा आदमी भी उस वीडियो को देखेगा तो उसे ईजिली समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम आज की इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस तरह से आपने पिछले 4 वीडियोस में मुझे सपोर्ट किया है, वीडियोस को शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं इतने अच्छे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, हम बहुत आगे जाएंगे, इस चीज़ को लेके जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेट्स बिगिन। तो तीसरा जो फैक्टर निकल के आता है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के कारण हमें बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। बहुत बड़ी ही नहीं, मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा कारण ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ना, कि जहाँ पर स्किल्स से ज़्यादा नॉलेज पे फोकस किया जाता है, नंबर्स पे फोकस किया जाता है, स्कोर्स पे फोकस किया जाता है, रैंक पे फोकस किया जाता है, ना कि स्किल पे फोकस किया जाता है, टैलेंट पे फोकस किया जाता है, बंदे के माइंडसेट पे फोकस किया जाता है, बंदा क्या कर सकता है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, हमें पहली क्लास में डाला जाता है, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे 10th तक चले जाते हैं। बच्चे को ये तक नहीं पता कि उसको फ्यूचर में करना क्या है। बच्चे को ये नहीं पता साइंस क्या है, बच्चे को ये नहीं पता आर्ट्स क्या है, बच्चे को ये नहीं पता कॉमर्स क्या है। वही अदर कंट्री से कंपेयर करो, जो चीज़ हमारी कंट्री के अंदर, मैं रियलिटी बताऊँ, जो चीज़ हमारी कंट्री के अंदर 10th क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही है वो अदर कंट्री के अंदर 4th, 5th क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही है। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं उसका प्रूफ भी दे दूँगा। अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसको प्रूफ भी दिखा दूँगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट डीएम करते हो तो मैं इस तरह की जो प्रूफिंग वाली चीज़ें होती है ना, मैं आपको मैं सेंड कर दूंगा। ऐसे ऊपर वाले में बातें नहीं कर रहा, वहाँ की बुक्स दिखाऊंगा और इंडिया की बुक्स दिखाऊंगा, पूरा कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या देख लो, सारा का सारा जो कोर्स है किस तरह से इन कंट्रियों के अंदर पढ़ाया जा रहा है और हमारी कंट्री के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। वहाँ की किताबें देखो और हमारी कंट्री की किताबें देखो। जो नॉलेज हमारी कंट्री के अंदर दिया जा रहा है ना, उस कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, एक लिमिटेड वैल्यू। मतलब आप बताओ यार, 10th क्लास के अंदर आप इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हो जो कि आगे कुछ भी काम नहीं आने वाली। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे बच्चे की भी गलती नहीं होती है, यहाँ पे गलती किसकी होती है मैं बताता हूँ। यहाँ पे होती है पेरेंट्स और टीचर की गलती। किस तरह से मैं आपको बताऊँ। पेरेंट्स का प्रेशर प्लस उनकी एक्सपेक्टेशन कि हमारा बच्चा है, पढ़ लिख कर बहुत ऊंचा होएगा, उसकी रैंक आएगी, वो ज़्यादा नंबर स्कोर करेगा, 90+, 99+। अरे भाई, वो एक इंसान है भाई, रोबोट नहीं है कोई कि वो एक बार ऐसे बोल दोगे तो वो नंबर नहीं आएगा। भाई उसको जो मेहनत करनी पड़ती है, जिस प्रेशर के अंदर आना पड़ता है, इतनी चीज़ों को याद करके रखना पड़ता है, इस दिमाग के अंदर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना। भाई एक ही चीज़ को बार बार, कोई बंदा डिफरेंट एक्टिविटी करता है तो उसका इंटरेस्ट आता है। भाई हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम जब डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छा फील करते हैं। ठीक है, बट हम जब एक कॉमन चीज़ करते हैं ना तो हमारा दिमाग पूरे उस कैरिकुलम को पकड़ लेता है और उसका बिल्कुल भी उससे जो नॉलेज हम लेते हैं ना वो उस तरह स्टोर करने को मुमकिन नहीं पड़ता। ठीक है, तभी तो हम कुछ डिफरेंट करते हैं। या फिर जो बंदा आप बोलते हैं कि जो पढ़ता रहता है उसके अंदर दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं होती। बट उस बंदे की बताऊँ मैं, जो साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, अदर स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, अदर एक्टिविटी भी कर रहा है और भी डिफरेंट चीज़ों के अंदर है, तो वो देख लेना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा एज़ कम्पेयर टू सिर्फ और सिर्फ वो बंदा जो सिर्फ रट्टा मार रहा है किताबों के अंदर बैठ के। देख लेना, रियल लाइफ की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कुछ एजुकेशन सिस्टम हमारा और सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, फैमिली प्रेशर और इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ मैगजीनिज्म हमें बताता है।
अब आप ये बोलोगे कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको। मैं जब पूछूंगा कि साइंस अगर आप लोगे तो आप क्या करोगे, आपका क्या जवाब होगा? डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई अदर जॉब कर लोगे, एक दो के नाम आपको याद होंगे। वही आपको मैं कॉमर्स में पूछूंगा तो क्या जवाब दोगे आप? सीए करेंगे भाई हम तो, कोई दूसरा और नहीं, सीए नहीं होते तो कोई ना कोई बैंक जॉब कर लेंगे, और क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो फिर आर्ट्स में बताओ आप आर्ट्स में क्या करोगे? अरे भाई आर्ट्स में कोई स्कोप ही नहीं है यार, आर्ट्स में तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना है। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब ले ली ना यार एक बार, तो शादी होना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। हमारी रिस्पेक्ट होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हमें इतने पैसे मिलेंगे, बिना काम करे पैसे मिल रहे हैं भाई, ये तो सोचो। और काम छोड़ने के बाद में पेंशन आ रही है वो अलग से, ठीक है। तो क्यों हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेंगे? हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम मतलब लिमिटेड टीचर के पास नॉलेज, लिमिटेड फैमिली के पास नॉलेज, तो बच्चे के पास तो नहीं है। वो टीचर और पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को बता ही नहीं पाते। इन 5-6 प्रोफेशन के अलावा भी भाई कितने सारे प्रोफेशन होते हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। साइंस के अंदर क्या प्रोफेशन है, कॉमर्स के अंदर क्या प्रोफेशन है, अगर और आर्ट्स के अंदर क्या प्रोफेशन। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उससे आप क्या क्या बन सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इकोनॉमिक्स आप बन सकते हो, स्टैटिस्टिशियन आप बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन सकते हो, एक्चुअली बन सकते हो, और डाटा एनालिस्ट बन सकते हो। इतने ज़्यादा स्कोप है हमारी कॉमर्स के अंदर। और वहीं आपको मैं साइंस के अंदर दिखाता हूँ, ये देखो, जियोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, बायोकेमिस्ट आप बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। और न जाने कितनी सारी प्रोफेशन पड़े हुए हैं। कभी नाम भी सुना है आपको? ठीक है, नाम सुना होगा तो आपको पता नहीं होगा इनके अंदर किया क्या जाता है, किस तरह से किया जाता है, इनकी प्रोसेस क्या होती है, इनके कोर्सेज कैसे चलते हैं, कितनी एक्सपेंस आएगी हमें, हमको क्या करना पड़ेगा, कितना साल का कोर्स होगा, आपको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको तो बस वो ट्वेल्थ तो छोड़ो, आजकल तो बच्चे 10th करी, नीट की तैयारी करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे, IIT में जाएंगे, एम्स में जाएंगे। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? जहाँ सब जा रहे हैं ना वहाँ हमें जाना है। मेन प्रॉब्लम यही है, मैं बता देता हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ पे हमें जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है। भाई जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे तभी पता चल जाता है कि हम उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसके सराउंडिंग इस तरह कि हमारा लड़का तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, हमारा लड़का बड़ा होकर तो टीचर बनेगा, हमारा लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। तो उसके दिमाग में बस ये 3 चीज़ सेट है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और ये बैंकिंग वाले, गवर्नमेंट जॉब्स, ये तो बाद के अंदर डेवलप्ड होते हैं, 2-3 और डेवलप्ड होते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं आती है। ये 2 प्रोफेशन डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैं आपको इतना घुमा क्यों रहा, इतना प्रोफेशन क्यों बता रहा हूँ, इतने सारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कुछ इतना लिमिटेड डिज़ाइन है, आपको कुछ लिमिटेड प्रोफेशन बताएगा। इतना ज़्यादा स्कोप है, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है, आप खुद सोच सकते हो। अब क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमें CA करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो हमें क्या पता होगा? भाई सबको यही पता है और सबको यही करनी है, सब भेड़ चाल के अंदर आ रहे हैं। अब तो सब निकालेंगे भाई 10th के बाद में इंजीनियर, 10th के बाद में इंजीनियर, 10th के बाद में इंजीनियर, सब इंजीनियरिंग में आए पड़े हैं, सब नीट में भरे पड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब में भरे पड़े हैं। भाई डाटा देखो, हमारी कंट्री के अंदर हर साल तकरीबन 22 करोड़ एप्लीकेशन भरी जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। और उसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 7 से 8 लाख लोगों का, बस। और बोलोगे 7 से 8 लाख लोग तो बहुत होते हैं। अरे भाई परसेंट के अंदर देखो इसको, लेस देन 1% भी नहीं है ये, ठीक है। और उनको आगे भी बहुत आगे पढ़ाई करके फिर आगे फर्दर भी सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि वो सिलेक्शन हो गया तो फिर वो काम लग गई उनकी नौकरी में, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ आप नीट में देखने को मिलती है, 25-25, 30-30 लाख लोग अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, और पास कितने होते हैं? आगे कॉलेज के अंदर जाते हैं 10,000, 15,000, ठीक है। यही आप नीट, जेई, किसी भी एग्ज़ाम को पकड़ लो, सबके अंदर यही देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है भाई? इतनी सारी भीड़, जब आपको पता है वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग परसेंटेज इतना कम है, फिर भी हमें वही जाना है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ कंपटीशन है। अगर वो चीज़ हमने एक बार कर ली ना, तो हमारी रेपुटेशन लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगी। एक बार सोचो यार, हम अगर डॉक्टर बन गए तो कितनी हमारी रिस्पेक्ट है ना, इसके लिए होता है, एक अच्छी बात है। बट भाई सब कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप समझो इस चीज़ को। हम उस चीज़ के पीछे वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस चीज़ को हटाओ, ठीक है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट आप पूरे देश के नागरिक ही डॉक्टर बनना चाहते हो। फिर बात यही खत्म नहीं होती, हम हमारे रिजर्वेशन के सिस्टम को भी कोसते हैं। हम बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर
हम भीमराव अंबेडकर को फिर गाली देने लग जाते हैं। क्यों भाई? इतना महान व्यक्ति जिसने सोशल जस्टिस के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को बचाया है, इतना महान व्यक्ति। मैं बताऊं, आप जो काम उन्होंने किया है ना, आप वो लाइफ टाइम में नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी तो छोड़ो, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, उन जैसा काम आप कर ही नहीं सकते। अगर आप उन जैसा काम करते ना या फिर कर सकते तो आपको पता होती, उनकी वैल्यू पता होती। बस नहीं, हमको तो सिर्फ उनको गाली देनी है, हमको तो बताना है उन्होंने कास्ट सिस्टम किया, उसकी वजह से होता है, हमें रिजर्वेशन ही नहीं मिलती, हमें कहाँ से जॉब मिलेगी। अरे भाई, रिजर्वेशन मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है आपका लिमिटेड नॉलेज, मेन प्रॉब्लम है आपका माइंड सेट, ठीक है। आपका माइंड सेट ही इस तरह से डिकोड किया हुआ है कि आपको पैसों के पीछे भागना है, आपको रिस्पेक्ट के पीछे भागना है, आपको उन चीज़ों के पीछे भागना है जहाँ से आपको लोग पूछ रहे हैं। ये नहीं कि वहाँ पर हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं, हमारी लाइफ सस्टेन कैसे कर सकते हैं, हम यूनिक कैसे बन सकते हैं, हम डिफरेंट कैसे बन सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के पीछे किसी को नहीं भागना। तो इस तरह से फंसी हुई है हमारी पूरी की पूरी जनता। चौथा जो पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है हायर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ें, हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं कि आज हम कितनी भी दूर कॉल लगा सकते हैं, किसी को भी कितनी दूर से हम मैसेज कर सकते हैं, वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। वो बंदा वहाँ बैठा है, उसकी वीडियो हम आज प्रेजेंट डे के अंदर देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को हम सामने देख सकते हैं, एलोन मस्क को हम सामने देख सकते हैं, बिल गेट्स को हम आज सामने देख सकते हैं। आज से 25 साल पहले सोचो, आप जानते भी थे कि बिल गेट्स कौन है, एलोन मस्क कौन है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट आपको सारा एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंटरनेट आपको सारा एक्सेस मिल चुका है, सारी चीज़ें इतनी ईजी हो चुकी है, सारा का सारा एक्सेस इतना ईजी हो चुका है। और वहीं दूसरी साइड आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो मशीनों को भी पीछे छोड़ दिया। रोबोट्स इतने सारे काम कर पा रहे हैं आज, इतने ज़्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट की है ना हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, उसका नंबर आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एस्टिमेशन ऐसे हो रहे हैं कि लगभग 2030 तक आज के 5 साल बाद में लगभग 35 करोड़ जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आप सोच लो अब ये डाटा कहाँ है, इसके अंदर आप भी हो सकते हो, ठीक है। आपको भी काम छोड़ना पड़ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज के समय में आर्टिफिशियल ने कहाँ जगह नहीं ली है, फिर वो चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग हो, रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग करना हो, चाहे कॉल सेंटर हो, फिर चाहे सीए हो, या फिर इंजीनियर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, या फिर क्रिएटिव जॉब्स हो, या फिर डिजिटल क्रिएटर हो, या फिर डाटा एंट्री जॉब्स हो। हर जगह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप खुद सोच लो, जब हम इतने सारे सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो जो काम अब कोई पर्सन कर रहा था, कोई लेबर कर रहा था, कोई भी एम्प्लॉयर कर रहा था, वो सारा का सारा काम एक रोबोट कर रहा है आज के समय में। तो कितनी ज़्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी, अब ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सिंपल सा रीज़न है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा बेकार एजुकेशन सिस्टम। यार अनएम्प्लॉयमेंट होगी नहीं तो क्या होगी। फिफ्थ फैक्टर जो है ना, वो सोशल फैक्टर और डिस्क्रिमिनेशन पे है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टर हो सकता है उन चारों फैक्टर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जेंडर किस तरह से कोज करता है, कास्ट सिस्टम किस तरह से हमारी एम्प्लॉयमेंट में रोल प्ले करता है, और उसके साथ रिलीजन किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब जेंडर की जब हम बात करते हैं ना, तो मेन जो 2 जेंडर निकल के आते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। 2 मेन जेंडर निकल के आते हैं। अब जो मेल जेंडर पे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आपने खुद ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो ज़्यादा एम्प्लॉयर होते हैं, जो बाहर जो काम करते हैं, वो लोग ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ मेल्स ही दिखेंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि हमारी जो वुमेन्स है ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो जॉब्स के अंदर आगे नहीं आ पा रही है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि जब हम वर्कफोर्स देखते हैं, उसके अंदर आप परसेंटेज खुद देख लेना, ठीक है। आपको मेल का ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और वहीं कई साइड भी होती है वैसे कि कोई सेक्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर ऐसे लिमिटेड है जो कि जिनके अंदर हमारी फीमेल्स को काम नहीं दिया जाता है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है, ठीक है। धीरे धीरे वो थोड़े से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। जैसे आज हमें एविएशन सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है, आर्मी के अंदर भी हमें वर्कफोर्स देखने को मिल रही है फीमेल। उसी तरह हमारा कास्ट सिस्टम भी एक बड़ा कारण बनता है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। आप सबको बताएं कि जो एसटी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, उनको जॉब एक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलती है। मानता हूँ कि उनके पास रिजर्वेशन है, बस जॉब उनको इतनी जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। इनके पास जॉब
जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं, एजुकेशन एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं है, उनको स्कूलिंग इतनी एक्सेस नहीं है भाई। आप रियलिटी जाके देखोगे ना तो आपको रियलिटी में एक्सेस नहीं मिलेगा। हमें ऊपर से लगता है कि भाई उनके पास तो 50% है, कट ऑफ में वो पास हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और वहीं जनरल कैटेगरी के अंदर 93 95 कट ऑफ निकल के आ रहा है, उनके पास ऐसे एक्सेस है। उतने परसेंटेज के अंदर हमारे जनरल कैटेगरी का एक बंदा पास हो रहा है ना, उतने के अंदर हमारे ST कैटेगरी के 2 बंदे पास हो जाते हैं। ऐसी बातें करने को सुनने को हमें मिलती है। भाई उनके पास रिजर्वेशन है माना, बट उनके पास वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास वो बेटर स्कूल नहीं है, बेटर टीचर नहीं है, बेटर गाइडर नहीं है। एक्चुअलिटी में आप देखो तो भाई रिलीजन तो भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है। हमारे इस्लाम कम्युनिटी के अंदर तो वुमेंस को राइट ही नहीं है, राइट टू एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है, बाहर जाने का ही राइट नहीं है, अपने आप को सोशलाइज करने का राइट ही नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको ओवर पॉपुलेशन वाली वीडियो में बताई है। ओवर पॉपुलेशन वाली वीडियो, अरे हाँ, जो हमने पहले वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके फटाफट से यार उस वीडियो को देखो। जितना ज़्यादा उसको शेयर कर सकते हो उस वीडियो को शेयर करो। काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अगर आपको कोई बेस्ट पार्ट लगे उस वीडियो पर, जाके उस वीडियो पर कमेंट करो। तो दोस्तों ये तो थे मेन फैक्टर जिसके कारण हमें इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। अब मैं आपको पर्सनली भी 3 फैक्टर बताने वाला हूँ जिनके कारण एक एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। और बेसिकली इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारा इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है ना भाई, उसकी सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो, फूड हो, ट्रेडिशन हो, फैशन हो, किसी भी चीज़ को ले लो यार, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है जिस लेवल की डाइवर्सिटी हमारी कंट्री के अंदर है ना। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। देखो मेन 3 फैक्टर पे मैं बात करने वाला हूँ। एक तो बात करेंगे हमारी लैंग्वेज की, दूसरी बात करेंगे हम लोकेशन की, और तीसरी बात करेंगे फैमिली की, कि किस तरह से तीनों पॉइंट कंट्रीब्यूट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज की, कि किस तरह से लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करती है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो आप सबको बताएं, जो हमारा इंडिया है ना, उसके अंदर 22 से भी ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। मतलब लगभग ऐसे मान के चल लो हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है। अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो आप राजस्थानी बोल रहे हो, पंजाब में रह रहे हो तो पंजाबी बोल रहे हो, हरियाणा में रह रहे हो तो हरियाणी बोल रहे हो, वहीं साउथ साइड के अंदर चले जाओ, केरला बोल रहे हो तो केरला के अंदर आपकी एक लैंग्वेज है, तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु की अलग लैंग्वेज मिलेगी, कर्नाटका में कन्नड़ मिलेगी, महाराष्ट्र में मराठी मिलेगी। तो डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब हज़ारों लैंग्वेज, और उन स्टेट के अंदर भी वो थोड़ी लैंग्वेज चेंज देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ ना कुछ शब्द हमें चेंजेस देखने को मिलती है। तो ये जो लैंग्वेज का इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है ना, कि हर जगह डिफरेंट लैंग्वेज, ये मेन प्रॉब्लम आती है भाई। क्यों? अब जो नॉर्थ का बंदा होगा वो स्पेशलाइजेशन होगा, बेसिकली मेनली वो उसे हिंदी ज़्यादा नॉलेज होगा, हिंदी का जो नॉलेज होगा ना वो ज़्यादा होगा। अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो तो मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। और वहीं जो साउथ का बंदा होगा ना, उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो रीजनल लैंग्वेज होगी ना, उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो साउथ का बंदा है वो अगर नॉर्थ के अंदर आता है तो वो बेसिकली उनकी लैंग्वेज समझ नहीं सकता, ना समझ सकता है ना वो बोल सकता है। तो वो एक बैरियर बन जाता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है कि उनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो वो वहाँ पे काम कर ही नहीं सकता। इसी तरह से साउथ का बंदा नॉर्थ में नहीं आ सकता, नॉर्थ का बंदा साउथ में नहीं आ सकता, ईस्ट का बंदा वेस्ट में नहीं जा सकता, वेस्ट का बंदा ईस्ट में नहीं, वेस्ट में। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज तो हर जगह कॉमन है, सारे के सारे जितने भी बिजनेस होते हैं, ऑफिशियल जो काम होते हैं, बुक्स ले लो, सारी की सारी जगह हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। भाई आपको ये तो पता है कि हम सारी जगह इंग्लिश यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश यूज़ करने से थोड़ी होता है, ठीक है। सबको इंग्लिश बोलनी तो आनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम ही देख लो, ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या करवाया जाता है, हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, हमें सिर्फ इंग्लिश लिखनी आती है और पढ़नी आती है। जब बोलने की बात आती है ना तो एकदम साइलेंट। क्यों? हमें एजुकेशन सिस्टम में सिखाया ही नहीं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बताई ही नहीं जाती है, हमारी सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है। तो भाई किस लैंग्वेज की बात कर रहे हो आप, बताओ भाई। दूसरा पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ मैं इस चीज़ में, ठीक है। आप बोलते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज तो हर जगह कॉमन है, तो इसलिए वो एक बंदा दूसरी जगह पे जाके काम कर सकता है, ठीक है। बट मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वो क्या है, देखो हमारी कंट्री के अंदर नियर अबाउट 15 लाख से भी ज़्यादा स्कूल है, ठीक है। उसके अंदर से 10 लाख है गवर्नमेंट स्कूल और 5 लाख है प्राइवेट स्कूल, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसे मान के चल लो कि जो जितने भी स्कूल है ना हमारी कंट्री के अंदर, उसके जो 70% स्कूल्स है ना वो गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर ही नहीं करते, ठीक है। तो आप सोच लो 70% जो हमारी पूरे इंडिया का स्कूल है वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर ही नहीं करता है, वो जो रीजनल लैंग्वेज है उसी को प्रीफर करता है। पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी और बिहार में बिहारी, यही लैंग्वेज उनकी रीजनल होती है, उसी पे काम किया जाता है, उसी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है।
इंग्लिश अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग कम हो गए। अब बचा ये 30% पार्ट जो कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसके अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बोलना नहीं सिखाया जाता है, समझ गए। तो इस तरह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये होगा लैंग्वेज का पॉइंट। मैंने जैसे आपको 3 वर्ड बताए थे, लैंग्वेज, फैमिली, लोकेशन। अब बात करते हैं फैमिली वाले पॉइंट में कि फैमिली भी एक बड़ा कारण बनती है कि अनएम्प्लॉयमेंट के, एक फैमिली भी बड़ा कारण बनती है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। किस तरह से कि कुछ बंदे होते हैं उनको अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, तो अपनी फैमिली को छोड़कर किसी अदर पैलेस पे जाकर काम नहीं करना चाहते। वो अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहते हैं, जिस पैलेस पे वो रह रहे हैं वहीं पे वो काम करना चाहते हैं, तो ये भी अफेक्शन बन जाता है। दूसरा भी हमें पॉइंट देखने को मिलता है कि अगर किसी फैमिली के अंदर किसी फैमिली का मेंबर अगर उसकी कंडीशन ख़राब है या फिर कोई डिसेबिलिटी है, उसको हर टाइम उसके पास रहना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, तो वो बंदा भी माइग्रेट नहीं कर पाता है। वो बंदा भी दूसरे स्टेट के अंदर या फिर दूसरी पैलेस पे जाके काम नहीं कर सकता। जिस पैलेस पे उसके माँ बाप या फिर जिस वजह से उस फैमिली या फिर वो जो मेंबर है वो रह रहा है, उसी के पास रहना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आती है फैमिली के कारण। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकेशन फैक्टर। इस तरह से लोकेशन भी इम्पैक्ट करती है। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, सारे तरीके का क्लाइमेट चेंज है। कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे सूखा है, कहीं पे राजस्थान में जाके तो आपको गर्मी देखने को मिलेगी, ईस्ट में आप देखोगे तो आपको पहाड़ देखने को मिलेगी, कहीं प्लेन्स है तो कहीं की मिट्टी अच्छी है, कहीं की हवा अच्छी है, कहीं क्लाइमेट है, कहीं पे दिन भर बारिश आती रहती है, तो कहीं पे धूप ज़्यादा है, कहीं पे धूप आती ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी कंट्री के अंदर हमें डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि किसी की प्रेफरेंस हम देखें तो किसी को ज़्यादा धूप में रहना अच्छा लगता है, किसी को बारिश में रहना अच्छा लगता है, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है भाई, एक लोकेशन टू लोकेशन इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ किसी की फूड प्रेफरेंस हो सकती है कि यहाँ इस कंट्री के अंदर ये हेल्दी फूड मिल रहा है, इस टाइप का फूड मिल रहा है, वहाँ जिस पैलेस पे उसको काम करना है वहाँ का फूड नहीं जचेगा उसको, वहाँ का क्लाइमेट नहीं जचेगा, साथ ही साथ वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं जचेगा, वहाँ की सराउंडिंग्स नहीं जचेगी, वहाँ के लोग हैं उसको वो नहीं पसंद आ सकते हैं, और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि मेन रीज़न बनता है कि एक बंदा एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता। तो ये जो लास्ट वाले पॉइंट आपने 3 देखे, लैंग्वेज, फैमिली और लोकेशन, ये मैंने पर्सनली सोचा है और पर्सनली ऐड करा है। आपको किस तरह से लगता है कि ये पॉइंट कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर, ज़रूर से बताना मुझे। और साथ ही साथ ये भी बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप इजी एक्सप्लेनेशन होगा और आपको समझ में आया होगा। सारे का सारा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आया वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और इसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।